Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year Organic Chemistry previous year 2022 क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन। सेक्शन ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन वाला में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा करके एग्जाम्स में यही सब आना है, तो आओ सीखें। तो सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आने हैं आपके पास, तो 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर का पेपर है ये, वहाँ लिखा है मैंने। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ को डिफाइन करें। ये 2 मार्क्स में, मे भी 4 नंबर में भी आ सकता है, तो मैं पूरा ही डिफाइन कर लेता हूँ। वैसे मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पर कोई बात नहीं, हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें। ये 2 नंबर में है। तो बेसिकली लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहता है कि माना कि आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें 3 सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट बी एंड सॉल्वेंट सी है। इफ़ वी हैव अ सिस्टम इन विच वी हैव 3 सॉल्वेंट्स ए, बी एंड सी, और हम यहाँ से इस पर कोई लाइट रेडिएशन दे रहे हैं विद आई इंटेंसिटी की, आई नॉट पढ़ लेते हैं या I1 I2 भी बोल सकते हैं। तो जो आपकी जो एब्जॉर्बेंस होती है लाइट रेडिएशन की, एब्जॉर्बेंस वो फिक्स कर सकते हैं हम सिस्टम से। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाली यूनिट का। तो एब्जॉर्बेंस हमने 10% कर लिया। सपोज 100% इंटेंसिटी से हम लाइट दे रहे थे, तो 10% इसने एब्जॉर्ब किया और 90% इसने आगे ट्रांसफ़र किया। तो इसको तो पता, बी को तो 100 पता नहीं है कि 100 रुपये आए थे, इसको तो ये लगा 90 रुपये आए थे। 90 रुपये का 10%, 9% इसने एब्जॉर्ब किया और आपका कहीं करीब 81% ये आपका आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो जो एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्बेंस, जो ट्रांसमिट कर रहा है वो ट्रांसमिटेंस। 81% का 10%, 8.1% सी सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब किया और करीब 72.9% इसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 100 आया और इतना इतना करके। मतलब कहने का ये मतलब है कि बियर्स ने अपनी कुछ बात कही। बियर्स ने ये कहा कि आपके पास द चेंज इन इंटेंसिटी में जो चेंज आ रहा है विद द थिकनेस, सिस्टम की थिकनेस अगर हम x पढ़ लें, द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, डी का मतलब चेंज होता है। द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। ये जितना गाढ़ा होगा वो उतनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कम लाइट को आगे ट्रांसमिट करेगा। तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है ये कंटेंट, जो कि क्या है वो मैं बता चुके हूँ। फिर आता है आपके पास पियर्स के बाद लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस, यानी कि सिस्टम की डिस्टेंस, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी लाइट आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा चेंज यहाँ आएगा, ऐसा लैम्बर्ट्स ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन बियर्स लॉ कहलाता है, दूसरा वाला लैम्बर्ट्स लॉ कहलाता है। 2 मार्क्स के लिए इसी की लैंग्वेज में डेफिनेशन और 2 इक्वेशन बना के लिख देते, उतने में ही काम हो जाता। बट बड़े मार्क्स में अगर आएगा तो कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हम लिख सकते हैं? dy/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c इंटू आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमको, तो हमने लगा दिया KCI। ये जो KCI हमने किया है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे? जिस भी इक्वेशन में dy/dx, dy/dy टर्म आते, ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे सॉल्व करने का सबसे पहला टेक्निक होता है सेपरेशन मेथड। जैसे I वालों को आपने एक तरफ लिख लिया और x वालों को एक तरफ लिख दिया, और माइनस साइन इधर था, मैंने इधर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा। सेकंड स्टेप, I और x एक तरफ हो गए, तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। k कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए कंसंट्रेशन तो फिक्स ही होगी, वो फिक्स है। तो आपके पास सिर्फ चेंज जो आ रहा है x में आ रहा है, तो लिमिट यहाँ से हम ये मान रहे हैं I0 से I। जो लाइट हमने दी वो I0 दी थी, जो बाहर निकली वो I इंटेंसिटी की बाहर निकल गई, ऐसा हमने मान लिया। तो I0 से I, I1 से I2, I3 से I4, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। I0 से I हमने एज्यूम किया हुआ है। फिर 0 to x लिमिट, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस 0 है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना डिस्टेंस हो जा रहा है x, तो डिस्टेंस किस हिसाब से बढ़ रहा है 0 to x।
तो dx अपॉन x होता है log x, तो di अपॉन आई हो जाएगा आपका log i, और लिमिट आ जाएगी आई नॉट से i इज इक्वल टू माइनस के सी, और डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा x, लिमिट आ जाएगी 0 to x, तो यहाँ पर log की लिमिट लगा लेंगे, अपर लिमिट i की जगह i माइनस log लोअर लिमिट, log लोअर लिमिट कितनी है आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी, और अपर लिमिट x माइनस जीरो, लोअर x माइनस अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो x ही बचेगा ये आपके पास, तो log m माइनस log n, ये बचेगा log m अपॉन n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के सी एक्स। तो आपके पास ये जो log i अपॉन आई नॉट इक्वल टू आ गया माइनस के सी एक्स, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के सी एक्स, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, 10 बेस पे कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, तो ये e की पावर में चला जाता है। टेकिंग, यहाँ लिख देंगे बस, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और करके i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एक्स। इसको हम यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं, थर्ड अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो थर्ड पढ़ लेते हैं। तो एक इक्वेशन यही लैम्बर्ट बियर लॉ का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होता है, बड़े मार्क्स में आए तो इस तरीके से डिफाइन करना होता है। यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज बोला था वो लैंग्वेज भी लिखनी होगी आपको। इसके बाद ये नेचुरल लॉग है, कई बार आपको इक्वेशन 10 बेस पे पूछे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303, ये लॉग, ये नेचुरल लॉग को 10 बेस वाले लॉग में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन होता है, और क्या चल रहा है आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी और x, तो log i अपॉन आई नॉट आ जाएगा आपका माइनस के अपॉन 2.303 c और x, तो log i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट 2.303 कॉन्स्टेंट, डिवाइड करेंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन सी एक्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। 10 की पावर क्यों? क्योंकि ये 10 बेस वाला लॉग है, तो एंटी लॉग लेने पर 10 की पावर में चला जाएगा। तो और करके हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। एक क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, देखो इंटेंसिटी की यूनिट जो होती है वो आपकी कैंडेला होती है, ये भी कैंडेला, इसकी ई की पावर वालों की कोई यूनिट नहीं आती, तो वो पूछता है कई बार कि एप्सिलॉन की क्या यूनिट होगी, या यहाँ पर पूछ लेगा के की क्या यूनिट होती है। कई बार यूनिट से ही क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में। तो देखो इसकी कोई यूनिट एक्चुअली नहीं आनी चाहिए, इसकी कोई यूनिट, के की कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, या एप्सिलॉन की कोई यूनिट नहीं आएगी, तभी मतलब इनकी पूरी की कोई यूनिट ओवरऑल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी यूनिट है वही इसकी यूनिट है, तो ये यूनिट बराबर है, इनकी वजह से कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए। तो पूछता है एप्सिलॉन की क्या यूनिट होगी, ओवरऑल कोई यूनिट ना बचे। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जैसे एप्सिलॉन सी एक्स है तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, एक्स जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या होनी चाहिए, मोल पर लीटर की पावर -1 सेंटीमीटर इनवर्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स से, तो एप्सिलॉन की यूनिट ये होती है, या के बोले तो के की यूनिट भी यही होती है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, पहला क्वेश्चन हमने डिफाइन कर दिया। 2 मार्क्स में तो छोटा से लिखना था, पर ये आपका जो क्वेश्चन हुआ है ये पूरे 4 मार्क्स के लिए भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम प्रोपीन, प्रोपीन कह रहा हूँ, क्यूमीन से आपको फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, कैसे बनाओगे, रिएक्शन देख के बताओ। तो पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए क्यूमीन क्या होता है, फिनॉल तो पता ही होगा, बेंजीन पे OH, तो वो बनाना है। तो क्यूमीन आपका ये होता है CH3 और ये आपका H, इस भाई साहब को कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल बनाने का मेथड करना है, तो हम इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये 2 O2 जो है वो इस बॉन्ड के बीच में फिक्स हो जाएगी और क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये बनेगा आपका CH3OOH, इसे कहते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। तो क्यूमीन परऑक्साइड बन गया। इसके बाद हम इसे गर्म कर देंगे, तो यहाँ से CH3CO CH3 एसीटोन बाहर हो जाएगा,
और ये जो OH ग्रुप है वो यहीं आ जाएगा जो जुड़ना ही था, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। तो एक लैंग्वेज लिखनी है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। व्हेन वी ऑक्सीडाइज क्यूमीन या क्यूमीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म क्यूमीन पेरोक्साइड ऑन हीटिंग इट गिव्स फिनॉल। भाई साहब, तो ये रिएक्शन लिखेंगे और लैंग्वेज में लिख देंगे, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करके बताओ। हो सकता है क्वेश्चन 1 डिग्री 2 डिग्री के बजाय 3 डिग्री में भी आ जाए, तो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने के 3-4 मेथड पे बात की है। एक तो ऑक्सीडेशन मेथड होता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है, और आपका डिहाइड्रोजिनेशन मेथड होता है, और ल्यूकास टेस्ट है। 4 टेस्ट हैं जिसके बेसिस पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को डिफ्रेंशिएट किया जा चुका है। तो मैंने जब मैंने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ डिस्कस किया है वीडियो में, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन वहीं से कर लेना। चौथा सवाल है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन को बताओ। एल्डोल कंडेंसेशन को डिफाइन करो। तो एल्डोल कंडेंसेशन वाले भाई साहब को हमने सेक्शन ए जो पोर्शन था हमारा, सेक्शन ए वाले पार्ट में, इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्डोल कंडेंसेशन को पूरी तरीके से समझा चुके हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को, वहाँ ध्यान दे देंगे एल्डोल कंडेंसेशन का। नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली पहली बात तो आपको पता चलना चाहिए कि पिक्रिक एसिड की एसिडिटी एक्सप्लेन करनी है। तो ये फिनॉल होता है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2। जब फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ही बनता है, जिस भाई साहब को पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो वो कह रहे हैं इसकी एसिडिटी को समझाओ। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। पहली बात तो फिनॉल अपने आप में एसिडिक होते हैं, क्योंकि फिनॉल बेंजीन रिंग में अगर सिर्फ फिनॉल की एसिडिटी समझानी होती तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझा सकते हैं कि फिनॉल H+ आयन बना देता है और आपका क्या पैदा कर देता है, फिनॉक्साइड आयन बना देता है। ये H+ दोबारा से इससे जुड़ सकता था, और दोबारा फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता था। अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, फिनॉल एसिडिक होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। तो अल्कोहल एक्चुअली एल्कोक्साइड आयन बनाता है, और वो एल्कोक्साइड बहुत स्टेबल नहीं होता, फिर दोबारा से H+ से जुड़ करके अल्कोहल में बदल जाता है, इसलिए कहते हैं अल्कोहल न्यूट्रल नेचर के होते हैं। जबकि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और रेजोनेंस के कारण ये सॉल्यूशन में H+ आयन को दे के ही रहेगा, और ये फिनॉक्साइड आयन जो बना है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, जिस कारण फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होते हैं। तो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन होता है। ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अगर सिंगल डबल ये चीज़ें प्रेजेंट होती है तो बॉन्ड की पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, नए स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। तो ये नेगेटिव का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ मिल करके डबल बॉन्ड बना देगा, और उसी समय ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक तो ये इसका ही था और एक इसने इससे ले लिया तो इस पर उधार आ गया नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाले बॉन्ड इधर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये यहाँ, तो ये यहाँ। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसे ऐसे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये वाला यहाँ, तो ये यहाँ दोबारा से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण फिनॉल सॉल्यूशन में H+ आयन को दे के ही रखता है, और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि अल्कोहल के लिए पूछा जाता है तो अल्कोहल जनरली न्यूट्रल नेचर के होते हैं। फिलहाल मैं अल्कोहल के एसिडिक और फिनॉल के एसिडिटी को भी मैं अल्कोहल वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से देखना, वहाँ पे समझने की कोशिश करना वाले क्वेश्चन। फिलहाल सवाल फिनॉल के लिए नहीं था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के लिए। तो ये एक -I ग्रुप होते हैं, तो -I ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी बढ़ती है, प्रोपोर्शनल में होता है। तो 3 -I है तो और एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो एसिडिक नेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बोल रहा था इसकी एसिडिटी को समझाओ, तो यहाँ NO2 लगा देना, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिर से वही बना करके हम बोल सकते हैं कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो पिक्रिक एसिड तो में तो खैर -I ग्रुप लगे हैं, और -I ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी बढ़ती है, तो पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो कहे कि रिएक्शन से समझा दो, तो कोई भी पिक्रिक एसिड जो है वो आपका किससे रिएक्शन करेगा, एसिड है तो किसी NaOH बेस से रिएक्शन करा दो। एसिड है तो H+ देगा,
बेस है तो H2O बाहर कर देगा, OH दे देगा बेस है तो यहाँ आपका बन जाएगा सॉल्ट। एसिड और बेस मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स वाई पिक्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो एक तो हमने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझा सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से समझा सकते हैं, और तीसरा वो रिएक्शन से भी समझा सकते हैं कि एसिड वाले बेस से रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बच्चों का जो सवाल था मेन कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, पहले तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट करके एक क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा मुझसे, उसको मैं यहाँ स्पेशली डिस्कस कर लूँ कि क्या बनता है, कैसे बनता है। सवाल ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके बताओ। पहला सवाल था एसिडिक मीडियम में, और इसी का सेकंड सवाल था न्यूट्रल मीडियम में। तो आपको किसका रिडक्शन करना है, नाइट्रो कंपाउंड का। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रो ग्रुप वाले कंपाउंड। तो कोई भी नाइट्रो वाले ले लो, मैं फ़िलहाल नाइट्रोबेंजीन ले रहा हूँ, नाइट्रो एल्केन भी ले सकते हैं वैसे। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का एक एग्जांपल ले लिया। अब हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना, SN/HCl या Fe/HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो HCl अपने आप में कैसा मीडियम है, ये रिएक्शन मैंने पढ़ा भी रखी है, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, शायद याद ना रह पा रहा हो। तो एसिडिक मीडियम में कराने पर क्या होता है कि यहाँ पे सीधे 6H लिए जाते हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O की फॉर्मेट में बाहर निकाल देंगे। जब 2 ऑक्सीजन चली गई तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चली गई और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बची है, जो कि आपका क्या फॉर्म करती है, एनिलीन। तो एसिडिक मीडियम में क्या फॉर्म होता है, बेंजीन अमीन या एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा है रिडक्शन कर दो नाइट्रो ग्रुप का इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल मीडियम। तो ये अमोनियम क्लोराइड वगैरह सॉल्ट या न्यूट्रल ही है सॉल्ट, तो इनकी प्रेजेंस में कराया जाता है। यहाँ पे लिए जाते हैं अब 4H, ये पार्शियल रिडक्शन जैसा मामला है। तो यहाँ से क्या होता है आपके पास, NO2 को पहले कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ से H2 और A को H2O बाहर हो जाएगा, और जो आपका फॉर्म होगा 2H बचे हैं, तो यहाँ पे कुछ बनता है इस तरीके से NHOH। तो बेसिकली इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एनिलीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन पे NH2 लगा होता है तो एनिलीन, या हाइड्रोक्सी फिनाइल एमीन भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। हाइड्रोक्सी फिनाइल और एनिलीन, वो एमीन या फिनाइल एमीन करके भी बोला जा सकता है। फिलहाल जनरली हाइड्रोक्सी एनिलीन। तो यही क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था, तो होप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना था इस वाले क्वेश्चन को। एक लास्ट रह गया हुक्स लॉ, उसको डिफाइन कर लेते हैं। हुक्स लॉ की 2 लाइन की डेफिनेशन मैं आपको वो भेज भी दूंगा, पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले का, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ हमने SHO में पढ़ा था, जो कि पहली यूनिट ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड था। तो उसमें क्या कहानी चलती है, क्या होता है, कैसे होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। हुक्स लॉ ये देखा जाता है कि हुक्स लॉ, पहले तो हुक्स लॉ ऐसे लिखा जाता है, और हुक्स लॉ में हमने पेंडुलम जैसा है कि पेंडुलम जैसे मूव करता है तो जितना ऊपर जाता है उतना इधर जाता है, जितना इधर जाता है एक उतना इधर जाता है, और टूट के वो हुक नीचे नहीं गिर जा रहा, मतलब जिस पे वो टंगा हुआ है वो टूट के नीचे नहीं गिर जा रहा। तो पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाता है। पर क्योंकि जो हमें हुक्स लॉ पढ़ना है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर IR रेडिएशन डालते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। तो अगर वो वाइब्रेट इस तरीके से करें जैसे पेंडुलम कर रहा था, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रख रहा था, जितना उधर जा रहा है उतना इधर आ रहा है, और उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, तो ब्रेक नहीं होता है एक्चुअली में वही हुक है। जब तक वो लटका हुआ है तब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है।
तो ये जो स्प्रिंग की तरह हमने अगर माना ये ए एटम है, ये बी एटम है और इनके बीच का बॉन्ड एक स्प्रिंग जैसा है, तो दो स्थितियां हो सकती है, या तो ये एक्सपेंड फॉर्म कि एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंशन हो गया, या ए बी पिचक करके छोटा सा हो गया, ये कंप्रेस फॉर्म है, ये एक्सपेंड फॉर्म है किसी बॉन्ड की। तो द फोर्स जो लगता है इस चीज़ पर, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को इधर खींचा तो स्प्रिंग कोशिश करेगा अंदर की तरफ आने की, तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप डिस्प्लेस करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाया डिस्प्लेस करने के लिए, या पिचकाओगे तो वो उधर बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो हमेशा जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस साइन दिखाते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो माइनस के एक्स लग जाएगा। तो फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, हुक्स लॉ बस यही बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के जो प्रोपोर्शनल में ही फोर्स लगता है, और बाकी 2 लाइन की डेफिनेशन है वो मैं आपको आगे इसी डिस्क्रिप्शन में लिख के भेज दूंगा, आराम से वहाँ से नोट कर लेना। बाकी समझाने के लिए मैंने बता दिया आप। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट सेक्शन सी वाले पार्ट में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।